अभी तक जो आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है उसमें नंबर सिस्टम कवर हुआ, फिर उसके बाद हम लोग रियल नंबर पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे n² - 1 6 से डिविजिबल है कि नहीं उसको प्रूव करने के लिए, या n को हम लोग कैसे कैसे अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड किया जाता है, 4 से डिवाइड किया जाता है, तो इनको किस तरह से हम लोग अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि HCF को अलग अलग मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर LCM आया, LCM पे बेस्ड क्वेश्चन हुआ, और HCF LCM दोनों में ही शॉर्ट तरीका देखा गया कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। लास्ट क्लास में मेरे से 2-3 क्वेश्चन छूट गया जो LCM पे बेस्ड था, तो उसको आज पहले करवाने होंगे। और फिर उसके बाद जैसे आपके बुक में है √2 को इरेशनल प्रूव करना, 1/√2 को, या √3 + √2 को इरेशनल प्रूव करना, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आज हो रहा होगा। तो इन शॉर्ट वीडियो बहुत ही छोटे लेंथ का होगा, और यही आज का लास्ट वीडियो होगा। मतलब इसके बाद फिर 10th के लिए कोई वीडियो नहीं आ रहा होगा, लेकिन कभी अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से हम वीडियो आप लोगों को भेज रहे होंगे। कभी अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरह से, कभी अगर स्कूल कंटिन्यू ही बनता जाता है तो वीडियो भेज रहे होंगे, अदरवाइज यही लास्ट वीडियो होगा। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, find the least number of 4 digit exactly divisible by 2, 5, 7। बस यही क्वेश्चन है, 2, 5 and 7। 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर बताना है जो 2, 5 और 7 से पूरा कर जाए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हमको ये समझना है, पहले तो ये बेसिक क्वेश्चन है, जो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है वो 1000 होता है। 1 पे 3 जीरो होगा, 1 पे 3 जीरो मतलब 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसमें से अगर हम एक माइनस भी कर दें, अगर यहाँ से अगर एक माइनस भी कर दें तो ये फिर 3 डिजिट का हो जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आता है कि क्या इस नंबर को ये तीनों पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये कहा जा रहा है कि हमको लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बताना है। अब लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट ये भी हो सकता है जो कि इस तीनों से पूरा कट जाए, या लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट ये भी हो सकता है, या लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट ये भी हो सकता है। तो ये नंबर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा सकता है, 9999 तक, क्योंकि फिर इसके आगे जो नंबर हमको मिलता है वो टोटल 5 डिजिट का हो जाता है। तो हमको सोचना ऐसे है कि अगर हम इस तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करें, क्योंकि हम कितना बार ऐसे कर रहे होंगे कि कभी इससे डिवाइड करें, फिर उसी नंबर को इससे करें, फिर उसी नंबर को इससे करें, उससे अच्छा ये तरीका है कि सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लें। इसको इन शॉर्ट हम ऐसे समझा सकते हैं कि अगर मेरे से ये बोला गया कि 2 7 से कटने वाला एक नंबर बताइए हमको, तो हम तो सीधे दोनों का एलसीएम लेके बोल रहे होंगे कि 14 होगा। 14 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से कट रहा होगा। अब 14 में मेरा मन करे जिस नंबर का गुना कर दे, 2 का भी मल्टीप्लाई कर दे, तब भी ये नंबर 2 और 7 दोनों से कट रहा होगा, क्योंकि जब 14 अगर इससे कटता है दोनों से, तो 14 के बगल में इंटू में कुछ भी आ जाए वो हमेशा इस दोनों नंबर से कट रहा होगा। यहाँ पे अगर हम 1000 कर दें या 1005 कर दें, कुछ भी जो मन में वो आप रख दीजिए, यहाँ पे इंटू के बगल में कुछ भी नंबर यहाँ पे रख दें, तब भी वो नंबर इस दोनों नंबर से पूरा कट रहा होगा। मेरे कहने का ये मतलब है। अच्छा, उसके पहले एक और कंसेप्ट बताना, छोटा सा कहते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट होता है। अब जैसे कोई हमसे ये बोले कि 100 से जस्ट आगे वाला नंबर बताना है जो 16 से पूरा करता हूँ या 17 से पूरा करता हूँ, तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है कि हम सिंपल एग्जांपल आपको बता रहे हैं जिसका आंसर आप मन में सोच के भी बता सकते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि 99 या 9678 है, इससे आगे वाला या इससे पीछे वाला नंबर बताना है जो 17 से पूरा करता है, तब यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा होगा। तो पहले अगर आप हल्का क्वेश्चन समझ लेते हैं तो बड़ा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो अगर इससे बड़ा वाला नंबर हमको फाइंड आउट करना है या इससे छोटा वाला नंबर, दोनों को एक साथ बता रहा है, दोनों ही केस में हमको 17 का डिवाइड करना है। ये बड़ा के लिए फाइंड आउट करेंगे, छोटा के लिए 17 से जब इसमें डिवाइड कर रहे होंगे तो 17 5 या 85 होता है, और यहाँ पे हमको आंसर 15 मिल रहा होगा। और 17 से फिर इसमें डिवाइड करते हैं तो सेम 85 होगा, और यहाँ पे रिमाइंडर हमको 15 मिल रहा होगा। तो जब हमको 100 से बड़ा नंबर चाहिए जो 17 से पूरा करता है, किसी नंबर से बड़ा नंबर चाहिए, उस केस में इस दोनों का डिफरेंस लेना है, मतलब डिवीजर का और रिमाइंडर का डिफरेंस लेना है, और जो डिफरेंस आएगा, अभी यहाँ पे 2 आ रहा है, उसको नंबर में ऐड कर देना है।
यही एक ऐसा नंबर है जस्ट ग्रेटर देन 100 विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 17। अगर हमको छोटा नंबर चाहिए तो ये जो रिमाइंडर आया है यहाँ पे डायरेक्ट इसी को माइनस कर देना है, मतलब 100 में से 15 को माइनस कर रहे होंगे और जो आंसर आएगा वही 100 से जस्ट छोटा वाला नंबर है जो 17 से पूरा पूरा कट रहा होगा। ये आप लोग ये 8th क्लास या 9th क्लास में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था, 8th क्लास में था ऐसा क्वेश्चन, वहाँ पे पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तब भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे किसी नंबर से बड़ा नंबर या छोटा नंबर हमको फाइंड आउट करना है जो किसी नंबर से पूरा पूरा करता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में तो हमको इस पर ध्यान देना है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इक्वल्स टू 10000 होगा। अब मेरे पास एक तरीका है कि अगर इससे हमको कटने वाला 4 डिजिट का नंबर बताना है तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ले जाएंगे, एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 7। अच्छा, एक और तरीका होता है एलसीएम लेने का, अगर सब का सब प्राइम नंबर है तो जो एलसीएम होगा वो इन तीनों का प्रोडक्ट ही हो जाता है। अगर सबका सब प्राइम नंबर्स है तो इन तीनों का एलसीएम उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाता है। इसका मतलब 10 × 7 70 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, पहले तो हमको ये चेक करना है कि क्या 70 से ये नंबर पूरा पूरा करता है। अगर 70 से ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा तो हम डायरेक्टली बोल रहे होंगे कि यही वो 4 डिजिट का नंबर है जो इन तीनों नंबर से पूरा पूरा करता है। अगर ये इससे कट रहा है और ये इससे कट रहा है, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली इससे भी कट रहा होगा। क्लियर हो रहा होगा सबको? तो सबसे पहले हमको करना क्या है, 70 में 1000 में 70 का डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ तो एक बार में लग रहा होगा 70, आंसर आ जाएगा 30, फिर 0 यहाँ से आएगा, फिर ये 4 टाइम्स में लग जाएगा 280 और आंसर आ रहा होगा 20। अब हम ये सोचते हैं कि इस क्वेश्चन में दोनों ही चीज़ को कवर कर लिया जाए, फिर करवा देते हैं उसको। यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। अब हमको ये सोचना है कि 1000 में जब 70 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर तो 20 आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि 1000 इस 70 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसका मतलब इसके आगे वाला कोई नंबर होगा जो इस 70 से पूरा पूरा कट रहा होगा। तो अभी जो कंसेप्ट बताया गया कि किसी नंबर से आगे वाला नंबर फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमको इस दोनों के डिफरेंस को इसमें ऐड कर देना होता है। मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 1000 जो नंबर में डिवाइड किया गया जिस नंबर में, उसमें ऐड कर देना है डिविजर में से रिमाइंडर को माइनस करके 70 - 20 का डिफरेंस, मतलब 1050 आ रहा होगा। ये सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर है जो 2 से 5 से और 7 से पूरा पूरा करता होगा। क्लियर हो रहा होगा? एक बार फिर से बता देते हैं। पहले तो हमको नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है, उस एलसीएम से 4 डिजिट के सबसे छोटे नंबर में डिवाइड करना है, और इससे चूंकि हमको बड़ा ही नंबर चाहिए, खुद से सोचना है कि हमको बड़ा ही लेना है, छोटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इससे छोटा किए तो वो फिर 3 डिजिट का बन जाएगा। तो अगर हमको इससे बड़ा वाला नंबर ये कट जाता है तब तो यही आंसर हो जाता है, लेकिन चूंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा है, उस केस में इससे आगे वाला नंबर फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन में से रिमाइंडर को माइनस करके इस नंबर में ऐड कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया होगा सबको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर यहाँ पे ये होता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, स्पेलिंग करेक्ट करते रहिएगा आप लोग। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 7। तो सेम काम हम लोग कर रहे होंगे, एलसीएम ऑफ 2, 5 और 7 तीनों का एलसीएम निकाल रहे होंगे जो कि 70 आएगा। अब यहाँ पे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999। तो इस केस में हमको सेम काम करना है। अब ऐसे सोचना है, अगर ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसमें एक ऐड भी कर दें, एक भी अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो वो जो नंबर मेरे पास आ रहा होगा वो 4 डिजिट से बड़ा हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, जो कि 5 डिजिट का हो जाएगा। इसका मतलब जब हम 70 से इस नंबर में डिवाइड करोगे 9999 में, एक बार में लग रहा होगा 70 आएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, फिर 9 आएगा, फिर 4 टाइम्स में 280, फिर 9, फिर 1, फिर 0 और इधर से फिर 9 आ जाएगा, फिर 2 बार में लग रहा होगा 140 हो जाएगा 95। अभी जो कंसेप्ट बताया गया आपको शॉर्ट में कि 100 से छोटा वाला नंबर चाहिए था हमको जो 17 से पूरा पूरा कटे, तो जो रिमाइंडर आया था उसको डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर दिए थे। अभी इससे हमको, अब चूंकि ये नंबर 70 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब इससे कोई छोटा नंबर रहा होगा, और छोटा नंबर फाइंड आउट करने के लिए इसी नंबर में से डायरेक्ट इस रिमाइंडर को माइनस कर देना है, मतलब 0499 हो जाएगा। ये जो आंसर आया ये एक ऐसा नंबर है जो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है
जो 7 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे क्वेश्चन करवाते थे। ए सर्कुलर आर्क filled. A circular field has circumference of 360 kilometer. There are 3 cyclists start together and can cycle 48 kilometer, 48, 60 and 72 kilometer per day. Round of field. When will they meet again? बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे इसमें एक कंसेप्ट आपको इसके पहले पता होना चाहिए कि अगर हमको तो एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना आपको बहुत अच्छे से बताया जा चुका है, लेकिन उसके पहले एक कंसेप्ट एक जो चूंकि आपके सिलेबस में था नहीं इसलिए बताया नहीं गया। जैसे ए बी सी का एलसीएम निकालने के लिए कहा गया तो आप तो आसानी से निकाल लोगे, लेकिन अगर कभी ये कहा जाए कि ए बाई एक्स, बी बाई वाई और सी बाई जेड का हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हम ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी सी निकालते हैं और उसमें डिवाइड कर रहे होते हैं एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये छोटा सा कंसेप्ट है जो कि आपको जानना चाहिए कि अगर हमको 3 नंबर्स है और तीनों नंबर्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इस तीनों नंबर का अगर हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लिखते हैं डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं। वहीं अगर इस तीनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि इस कंसेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सर्कमफ्रेंस 360 किलोमीटर है। सर्कमफ्रेंस का मतलब हो गया जिसको हिंदी में परिधि बोलते हैं। इस पूरे सर्कुलर फील्ड का ये जो राउंड लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल 360 किलोमीटर का है। और 3 साइक्लिस्ट हैं, दे स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 48 किलोमीटर पर डे। फर्स्ट 48 किलोमीटर एक दिन में ट्रेवल करता है, दूसरा 60 किलोमीटर एक दिन में और तीसरा 72 किलोमीटर एक दिन में ट्रेवल करता है। तो बताना है कि व्हेन विल दे मीट अगेन। अगर एक साथ यहीं से तीनों स्टार्ट किया, इस आदमी को यहाँ पे 3 आदमी, पहला आदमी, दूसरा आदमी और तीसरा आदमी। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। अगर एक आदमी एक दिन में 48 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो अगर ये टोटल 360 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब 48 कहीं यहीं तक आएगा। मतलब एक आदमी अगर एक दिन पूरा कंप्लीट करता है तो वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसका मतलब अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि पूरा 360 किलोमीटर ट्रैवल करने में पहले आदमी को कितना दिन लगा होगा, हम ये बोल सकते हैं कि एक दिन में अगर वो आदमी 48 किलोमीटर जा रहा है तो 360 किलोमीटर जाने के लिए उसको 360/48, इसका मतलब ये 12 से 4 टाइम्स में कट रहा होगा, 12 से 30 टाइम में, इसका मतलब 15/2 डेज आ जाएगा। इसका मतलब पहले आदमी को टोटल 7.5 दिन का टाइम लग रहा होगा इस पूरे फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने में। वैसे अगर दूसरे आदमी का फाइंड आउट करना है तो 360 में 60 से डिवाइड कर रहा होगी, इसका मतलब 6 डेज आ जाएगा। सेकेंड पर्सन विल टेक टोटल 6 डेज टू कंप्लीट द फुल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर पाथ और तीसरे आदमी को 360/72, इसका मतलब इससे ये पूरे 5 बार में कट रहा होगा, 5 डेज का टाइम लग रहा होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर वो तीनों आदमी एक साथ यहाँ से स्टार्ट किया था, अगर वो आदमी तीनों आदमी एक साथ स्टार्ट किया तो पहले आदमी को तो 7.5 दिन लग रहा है, दूसरे को 6 दिन लग रहा है, तीसरे को 5 दिन लग रहा है। ये आप लोगों को कल भी लास्ट क्लास में ही बताया गया था कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 आदमी हो, एक आदमी को इतना टाइम लग रहा है वहां तक जाने में, एक आदमी इतना टाइम लगा रहा है, तीसरा आदमी इतना ही टाइम लगा रहा है, तीनों अगर एक साथ स्टार्ट करता है किसी एक पॉइंट से तो वो अगले बार फिर कब मिल रहा होगा,
वैसे केस में हम एलसीएम निकाल रहे हैं। इसका मतलब अगर एलसीएम ऑफ 15/2 6 5 अगर हमको कैलकुलेट करना है, एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा? अभी इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है। इसका मतलब अगर हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम ऑफ 15, 6, 5 निकाल रहे होंगे और उसमें डिवाइड कर रहे होंगे एचसीएफ ऑफ 2, 1 से। तो अगर ऊपर वाले का एलसीएम फाइंड आउट करें तो 5 और 15 का एलसीएम 15 होता है। 15 को लिख देना है। 15 में 2 भी आया, 2 नहीं आया, और 15 में इसके अंदर 2 भी आ रहा है, इसके अंदर 3 भी आ रहा है। 3 ऑलरेडी हमको यहाँ मिल रहा है और 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को यहाँ पे लिख दिया गया। और अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो 1 हो जाएगा। 2 1 का एचसीएफ 1 होगा। इसका मतलब 30 दे जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि टोटल 30 दिन बीत रहा होगा। तो ये तीनों आदमी जो यहाँ से स्टार्ट किया था, जिसको कि अलग अलग टाइम लग रहा था पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में, सर्कल का पूरा डिस्टेंस कंप्लीट करने में, वो आदमी 30 दिन बाद फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, एंड देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। पहले सेक्शन में 32 स्टूडेंट हैं और सेकेंड सेक्शन में 36 स्टूडेंट हैं। देन फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सच दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये तो क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, एक जो लास्ट क्वेश्चन बताया गया आपको, हो सकता है बहुत लोगों को डाउट हो उसमें, तो उसको आसानी से, जैसे 3 आदमी को उसको समझाया जा रहा था क्वेश्चन था, उसको 2 आदमी पे ऐसे समझाया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है जिसको 2 दिन का टाइम लगता है इसको पूरा कंप्लीट करने में, इस फील्ड के पूरे राउंड लगाने में, और एक दूसरा आदमी है जिसको टोटल 4 दिन का टाइम लग रहा होगा इस पूरे फील्ड का एक राउंड लगाने में। और मान लेते हैं कि यहाँ से रेस स्टार्ट किया गया, दोनों आदमी को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया। अब एकाएक से दोनों को कहा गया कि चलिए आप लोग स्टार्ट करिए। तो जैसे ही, अच्छा अब एक चीज ये बताना है कि 2 दिन लग रहा है पहले आदमी को, इसका मतलब ये आदमी 2 दिन में तो पूरा कंप्लीट कर लेगा, लेकिन चूंकि दूसरे आदमी को 4 दिन का टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये आदमी 2 दिन में सिर्फ आधा ही फील्ड कंप्लीट कर पा रहा होगा। हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, मतलब इसको फिजिकली बताना हो काउंटिंग करके। एक तो मेथड है एलसीएम मेथड, वो समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे ही 2 दिन पास होगा, ये जो पहला आदमी है ये दौड़ते 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 यहाँ पे आ जाएगा, ये अपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा आदमी है ये 2 दिन बाद सिर्फ आधा ही फील्ड को कवर कर रहा होगा, ठीक है। फिर प्लस का मतलब फिर स्टार्ट किया गया, स्टार्ट नहीं किया गया, अभी ये प्रोसेस कंटिन्यू है। फिर जैसे ही 2 दिन बीत रहा होगा, ये पहला आदमी यहाँ पे आ चुका है, दूसरा आदमी, पहला आदमी तो एक राउंड कंप्लीट कर चुका है। फिर जैसे ही 2 दिन बीत रहा होगा, ये जो पहला आदमी है ये फिर से कंप्लीट करके अपने पोजीशन पे आ जाएगा। और 2 दिन बाद ये जो दूसरा आदमी यहाँ पे था ये भी इस फील्ड के आधे राउंड को कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब टोटल हमको 4 दिन का समय लगा, तब जाके ये दोनों आदमी जहाँ से स्टार्ट किया था वापस से उसी पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब हम ये इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि क्यों ना हम 2 और 4 का एलसीएम निकाल दें। 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा, हम डायरेक्ट बोल रहे होंगे कि टोटल 4 दिन का टाइम लगेगा। अगर ये दोनों आदमी एक ही जगह से स्टार्ट करता है तो 4 दिन बाद जाके ये दोनों फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे आके वापस से मिल रहा होगा। तो ये इसका लॉजिक होता है क्वेश्चन मारने के पीछे कि हम लोग एलसीएम क्यों फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सेम लॉजिक वो घंटी वाले क्वेश्चन पे भी काम कर रहा होता है, आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 क्लास है और दोनों ही क्लास में एक जगह 32 स्टूडेंट बैठा हुआ है और एक क्लास में 36 स्टूडेंट है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक लाइब्रेरी है बना हुआ, इसमें कितना बुक रखा जाए कि अगर यहाँ पे और का यूज किया गया है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में जितना भी स्टूडेंट है हमको बुक्स कुछ इस तरह से रखना है, इसमें अरेंज करना है कि अगर सेक्शन ए के सारा बच्चा इसमें आगे बैठ जाए लाइब्रेरी में तो हर एक बच्चा को बराबर बराबर बुक मिल सके, या सेक्शन बी का भी आगे बैठ जाए तो उनको भी बराबर बराबर बुक मिल सके। बार बार हम यही चीज आप लोगों को समझा रहे होते हैं कि हर एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्ड प्रॉब्लम जो रियल लाइफ पे बेस्ड होता है, चाहे जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना या सॉल्व करना, x + y 2 दिया हुआ है, x - y 3 दिया हुआ है तो x y का वैल्यू फाइंड आउट करना। ये आपको जेन्युइन बात बता रहे हैं, वो 6 का बच्चा ही बना रहा होगा, लेकिन असली समझदारी उस क्वेश्चन को बनाने में है जहाँ पे हमको रियल लाइफ पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम मिल रहा था। जैसे क्वाड्रेटिक में भी आपको आधे सवाल की बात करें तो 70-80 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहाँ अपना दिमाग खपाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाना लगाइए, सोचिए, हर एक चीज़ को कहीं दूसरे से कॉपी नहीं करना है,
खुद सोचना है कि कैसे हो रहा होगा, इमेजिन करना है, तभी तो आप जाके एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आखिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है क्या है, वो अपना दिमाग लगाता है, नया नया प्रोग्राम बनाता है ना। पढ़ाई इस तरह से होना चाहिए। अभी जैसे हमको ऐसे सोचना है, हर एक क्वेश्चन को छोटा में सोचना है, छोटे में सोचना है। कि जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में आपके पापा हैं और आपके बड़े पापा हैं। तो आपके पापा का 2 बेटा है, एक आप हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, और आपके बड़े पापा का 3 बच्चा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बाहर से कितना खिलौना लाया जाए, बाहर से कितना खिलौना लाया जाए, कि अगर इस खिलौने के पास इन दोनों को भेज दिया जाए तो इन दोनों को भी बराबर खिलौना ही मिलेगा, या इन तीनों को भी, या आप बोल रहे हैं मतलब एक बार में इनको भेजा जाए, अगर इनको नहीं भेजा जाए तो इनको भेजा जाए, तभी इनको बराबर खिलौना मिल रहा हो। तो हम ऐसे सोच रहे होंगे कि अगर हम 4 खिलौना लेके आते हैं तब तो ये दोनों जाएगा तो 2-2 खिलौना मिल जाएगा, लेकिन ये तीनों जाएगा, एक इसको एक इसको एक इसको मिल रहा होगा, तभी एक बच जाएगा। अगर हम 3 खिलौना लेके आए तो इन तीनों में तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर हम 6 खिलौना लेके आए तो ये दोनों जाएगा तो 3-3 खिलौना मिलेगा, ये तीनों जाएगा तो 2-2 खिलौना मिलेगा, है ना। तो ऐसे हमको सोचना है कि हाँ यहाँ पे हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है कि हम कितना सारा ऐसा बुक रखें। अब ये अगर सबको समझ में आ रहा होगा तो ये भी चीज आसानी से क्लियर होगा कि पहले को 32 और दूसरे के पास 36 है, तो कितना सारा खिलौना लाए। ये मत सोचिए कि पहले को 32 बच्चा है, दूसरे को 36 बच्चा है, ये समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो कितना सारा खिलौना ले आए कि ये 32 बच्चा को बराबर बराबर मिले, या ये जो 36 बच्चा है यहाँ पे इसको भी बराबर बराबर मिले। तो अब चूंकि यहाँ पे लाइब्रेरी का क्वेश्चन है तो हमको सीधा यहाँ पे एलसीएम ऑफ 32 एंड 36 फाइंड आउट करना है। अब 32 में 2 का पावर 5 होता है, और 36 मतलब 6 × 6, तो 6 में 2 आएगा और दोनों 6 में 2 आएगा, तो 2 पावर 2 × 5 का पावर 3 का पावर 2 होना होगा। तो एलसीएम लेने का प्रोसेस क्या है, दोनों में 2 दिख रहा है 2 लिख दिए, 3 में दिख रहा है 3 भी लिख दिए, 2 में जो हाईएस्ट पावर है उसको लिख रहे होंगे, और मान लेते हैं 3 है ही नहीं, मतलब ये समझाने के लिए लिखा जाता है 3 का पावर 0 है, तो 0 और 2 में बड़ा 2 है, इसका मतलब ये 32 और इंटू में 9, 32 इंटू में 9, इसका मतलब 8 और 2 88 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर उस लाइब्रेरी में 288 बुक रख दिया जाए तो अगर सेक्शन ए का भी बच्चा जाएगा तो उसको बराबर बराबर बुक मिला हो। उससे इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि अगर सेक्शन ए का बच्चा जाता है तो हर एक बच्चे को कितना बुक मिल रहा होगा। तो उसके लिए हम ऐसे कर रहे होंगे कि अगर टोटल 288 बुक रखा होगा लाइब्रेरी में और इसमें अगर 32 बच्चा जाता है, जैसे 6 रुपया है 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करोगे 3-3 रुपया मिलेगा दोनों को। वैसे ही 288 बुक को अगर 32 स्टूडेंट में डिवाइड करना है तो सीधा इसमें इसका डिवाइड कर देना है। अब जो भी आंसर आ रहा होगा, और अगर 36 स्टूडेंट जाता है तो 288/36 कर रहे होंगे। अच्छा, हो सकता है कि बहुत लोगों को यहाँ पे काटने में दिक्कत हो, तो आप यहाँ पे काट सकते हैं इसको ऐसे। 16 से ये कट रहा होगा 2 बार में, और 16 से ये कट जाएगा 1 बार में, और 16 से 8 टाइम्स में, और यहाँ से 9 टाइम्स में कट रहा होगा, और ये 9 से 4 टाइम्स में, 9 से 3 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में, और 4 से कट रहा होगा 8 बार में। इसका मतलब अगर पहले सेक्शन का बच्चा जाएगा तो हर एक बच्चा को 9 बुक मिल रहा होगा, और दूसरे सेक्शन का बच्चा जाएगा तो हर एक बच्चा को 8 बुक मिल रहा होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को सही से समझिए, और जो भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन उसको बनाइए। बस एक लास्ट टॉपिक है, उसको हम बहुत जल्दी से बता रहे होंगे, बहुत जल्दी से, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन ये सबको मिल रहा होगा, अब इसमें 12 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। सो दैट 6 पावर n नेवर एंड विथ डिजिट 0। अब इस क्वेश्चन को समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि फॉर, एक और इसमें ऐड किया होता है, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका ये मतलब होगा कि हम n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रख दें, चाहे 1 चाहे 2 चाहे कोई भी नेचुरल नंबर रख दें, और तब उसका पावर करें, 6 का पावर करें, तो जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। हमको ऐसे समझना है, किसी नंबर के लास्ट में 0 है, चाहे 50 हो, चाहे 80 हो, चाहे 120 हो, कोई भी नंबर हो, तो अगर लास्ट में 0 है तो हमको सोचना है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या आएगा। इस नंबर को हम 5 × 10 लिख सकते हैं, और इस नंबर, ये जो 10 लिखा हुआ है, इसको 5 × 2 लिखते होंगे।
यहाँ जो 80 लिखा हुआ है 8 इंटू 10 लिख रहे होंगे, और इस 10 को 5 इंटू 2 लिख रहे होंगे। यहाँ जो 120 है इसको 112 इंटू 10 लिख रहे होंगे, और 10 का मतलब है 5 इंटू 2 लिख रहे होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो उसमें ये 10 जरूर आ रहा होगा। उसको अगर फैक्टराइज करें, उसको ब्रेक करें तो 10 जरूर आएगा। और 10 आने का मतलब है कि उसमें 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, 2 भी आएगा और साथ साथ 5 भी आएगा, दोनों का आना कंपल्सरी है। 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, इससे मतलब नहीं है हमको, ये तो साइड में चला गया, हम सिर्फ 10 का बात कर रहे हैं। तो यहाँ 2 भी आएगा, 5 भी आएगा। अब हमको ऐसे समझना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, कभी क्वेश्चन में आपको 12 का पावर n दे देगा, कभी क्वेश्चन में 15 का पावर n दे देगा, क्वेश्चन को ऐसे घुमा घुमा के देता है, तो सब में एक ही प्रोसेस करना होता है। और प्रोसेस क्या है कि जैसे 6 पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और पूरे का पावर कितना हो जाएगा n। अब ये आपको 8th क्लास में पढ़ा हुआ है सबका कि अगर दो नंबर का सेम पावर है और बीच में मल्टीप्लाई है तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं विथ मल्टीप्लिकेशन साइन। मतलब 2 भी पावर n में चला जाएगा और 3 के भी पावर n आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ n, मतलब अगर हम n की जगह पे कोई भी नेचुरल वैल्यू रख दें तो 3 तो मिल रहा होगा हमको, 2 तो मिल रहा होगा हमको, लेकिन हमको कभी भी 5 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे लिखना है, फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ n 2 raised to the power n will never have 0, या ऐसे मत लिखिए इसको लिखने का एक और तरीका है, ऐसे लिख सकते हैं, इन फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to the power n we have only 2 and 3 as prime factors but not 5। जब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया तो हमको 2 मिला और 3 मिला, लेकिन 5 नहीं मिला। बट ए नंबर ends with 0 it must have 2 and 5 both। इसका हिंदी ये हुआ कि लेकिन अगर कोई नंबर एंड होता है 0 से तो उसके अंदर 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। Therefore 6 raised to the power n never end with digit 0। समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इसको बता देते हैं। अगर यहाँ पे 15 आता तो 15 को हम लिख रहे होते हैं 5 इंटू 3, 5 का पावर n, 3 का पावर n। तो 5 तो आया, 3 आया, लेकिन 2 नहीं आया। और कोई नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसके अंदर 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। इसका मतलब जब 6 पावर n को हम लिख रहे हैं 2 पावर n इंटू 3 पावर n, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to the power n वी हैव ओनली 2 and 3 एज अ प्राइम फैक्टर बट नॉट 5। इसमें 5 नहीं है। बट ए नंबर विच एंड्स विथ 0 इट मस्ट हैव 2 and 5 बोथ। लेकिन जो नंबर 0 से एंड होता है उसमें 2 भी होता है और 5 भी होता है, और चूंकि इसमें 5 नहीं है therefore this number will never end with 0। अब इस पे बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन है उसको आप लोग सेम स्टेटमेंट के थ्रू सिर्फ फैक्टराइजेशन कर देना है। जैसे मान लेते हैं कि 12 raised to the power n होता है, तो हमको पता है कि 12 को हम लिख रहे होते हैं, इस 12 को लिख रहे होते हैं 4 इंटू में 3 एंड पावर में n। सेम हो गया। अब ये इसके पावर में जाएगा तो 2n हो जाएगा, और इसके पावर में जाएगा तो 3 पावर n हो जाएगा। फिर सेम स्टेटमेंट लिखना है कि 2 तो आया, 3 आया, लेकिन 5 नहीं आया उसमें। इसका मतलब सेम प्रोसेस से हर एक क्वेश्चन बनता है। इसलिए बोलते हैं कि हर एक क्वेश्चन का एक टाइप होता है, बस एक बार समझ लेना उसको, फिर हर एक क्वेश्चन आसानी से बनना होता है। जैसे क्वेश्चन है कि 7 इंटू 3 इंटू 2 को दिखाना है कि ये कंपोजिट है, ये कैसे शो कर रहा हूँ इसको। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कि अगर x प्लस वाई लिखा हुआ है और हमसे अगर कोई पूछे कि इस x प्लस वाई में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो आपका आंसर हो रहा होगा कि इसमें 2 टर्म है, एक x है एक y है। अगर कोई हमसे पूछे कि x प्लस वाई प्लस जेड में कितना टर्म है, तब भी मेरा आंसर हो रहा होगा कि इसमें भी 2 टर्म है, क्योंकि टर्म्स डिसाइड करता है प्लस या माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड डिसाइड नहीं करता है। इसका मतलब अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई और प्लस में जेड, मतलब अभी भी स्टिल वी हैव ओनली 2 टर्म्स। अगर कोई हमसे पूछे कि x इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर और इंटू में p, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो चूंकि इसमें कहीं भी प्लस या माइनस साइन का यूज नहीं किया जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में
सिर्फ एक ही टर्म है एंड दैट इज इक्वल टू एक्स वाई पी जेड स्क्वायर। क्लियर हो पा रहा होगा सबको। तो अब अगर इस क्वेश्चन का बात करें हम, इस क्वेश्चन में मेरे पास एक टर्म है क्योंकि सारे के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है और यहाँ पे भी एक टर्म है। अच्छा, प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? 2 को, 3 को, 5 को, 7 को। ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे। और कंपोजिट नंबर जैसे 4 जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। इसका खुद भी एक फैक्टर होगा, इसका एक फैक्टर 1 भी होगा और इसका एक फैक्टर 2 भी होगा। जैसे 6 है, इसको 6 भी काटता है, इसको 3 भी काटता है, इसको 2 भी काटता है, इसको 1 भी काटता है, तो इसको कंपोजिट बोल रहे होंगे। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। तो अगर इसमें से और इसमें से अगर हम कॉमन लें दोनों टर्म्स में से, तो हमको दिख रहा है कि दोनों में 3 है। 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच रहा होगा 7 × 2 और प्लस का 1। इसका मतलब 3 इंटू में ये टोटल 14 प्लस 1 15 हो रहा होगा। इसका मतलब 3 इंटू में इस 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 और 3 × 5 लिखने का मतलब हुआ 3 पावर 2 इंटू 5 इंटू में 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है मेरे पास दिया हुआ, इसका टोटल 3 फैक्टर आया। एक तो 1 आया, एक 5 आया, एक 3 भी आया, एक 9 भी आया, है ना। 3 भी आया मतलब ये पूरा नंबर, अगर हमको कोई पूछे हमसे कि 3 से कटेगा ये, तो हाँ कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। कोई हमसे पूछे कि क्या ये 9 से कटेगा, तो हाँ 9 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। कोई पूछे 5 से कटेगा, तो हाँ 5 से भी कट जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको हम 3 से भी काट पा रहे हैं, 5 से भी काट पा रहे हैं, 9 से भी काट पा रहे हैं और खुद 1 से भी कटेगा और इसके अलावा ये पूरे नंबर से भी कट जाएगा। मतलब नंबर इटसेल्फ विल आल्सो डिवाइड दिस नंबर। इसका ये मतलब हुआ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा, सिंस दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज 3, 5, 9, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, देयरफॉर दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। अब आपको जैसा भी क्वेश्चन आए पहले हमेशा ऐसे ही करना है, नंबर्स में से कॉमन लेना है, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर उसका फैक्टर बनाना है और दिखा देना लास्ट में कि उस नंबर का ये 2 से ज्यादा फैक्टर है और फिर स्टेटमेंट लिख देना है कि देयरफॉर दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर नॉट प्राइम नंबर। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है कि √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ये जल्दी जल्दी बता रहे इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, तभी आपको समझ में आ रहा होगा। √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है सबके लिए समझना, लेकिन तब भी एकदम आसान है। इसको एक बार के लिए, चूंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बार के लिए आपको पूरा डीपली समझना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है 2 × 3 6 है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसका मतलब कोई नंबर बराबर में 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, या 3 नंबर्स का, या 4 नंबर का, या 100 का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया तब जाके 6 मिला। अभी आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं, तो ये तो 4th क्लास में पढ़ने वाला चीज़ है। नहीं, कंसेप्ट यहीं से बनता है। 3 में 2 का मल्टीप्लाई किए तब 6 मिला। अभी हमको सब दिख रहा है कि हाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है। अभी यहाँ पे अगर 5 यहाँ पे p लिख दिया जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया जा रहा है k का, तब जाके हमको p मिल रहा है। या मान लेते हैं कि यहाँ पे इंटू में कुछ नहीं लिखा गया और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अब हमसे कोई पूछे कि 3 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 6 मिल जाए, तो आपका आंसर आ रहा होगा 2। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे a × b = c लिखा हुआ है, सेम इसको और इसको मिलाइएगा, 6 के यहाँ पे c आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि b में a का मल्टीप्लाई होगा तब जाके c मिलेगा। अब ये कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि 3 6 को पूरा पूरा काटेगा, 2 भी 6 को पूरा पूरा काटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर अपने फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, मतलब 7 × 2 के फॉर्म में, तो हर एक फैक्टर उस नंबर को पूरा पूरा काटता है। ये क्लियर हो रहा होगा आपको। हर एक नंबर उस फैक्टर को, अपने मल्टीपल को पूरा पूरा काट रहा होता है। उसके बाद एक और कंसेप्ट है कि अगर कोई हमसे पूछे कि क्या 4/16 एक रैशनल नंबर है, तो मेरा आंसर हो रहा होगा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नहीं कैसे बोल रहे हैं सर, ये तो p/q के फॉर्म में है। p/q के फॉर्म में है, ठीक है, q 0 नहीं है वो भी ठीक है, लेकिन जो p है और जो q है ये अपने आप में को प्राइम होना चाहिए। ये होता है एक्चुअल डेफिनेशन किसी भी नंबर के रैशनल नंबर होने का। को प्राइम का मतलब होता है, ये बताया गया नंबर सिस्टम में, कि दोनों नंबर का HCF 1 होना चाहिए। जब तक नंबर एक दूसरे को काट रहा है, जैसे 4 से एक बार में और 4 बार में कट जाएगा, अब चूंकि इसके बाद नंबर नहीं कट पाएगा तब जाके इसको हम रैशनल नंबर बोल रहे होंगे। कोई हमसे पूछे 2/6 क्या रैशनल नंबर है, तो नहीं, 1/3 रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 और 6 का HCF 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 और 3 का HCF 1 है। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होगा तभी उस नंबर को हम
रैशनल नंबर बोल रहे होंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे है कि √5 को इरेशनल प्रूव करना है। अब बहुत तरीका मतलब थोड़ा सा चटपटा प्रूफ होता है इसका, कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपने खाना खाया है, तो आपका 2 तरीके से आंसर हो सकता है कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, या मैंने खाना अभी तक नहीं खाया। तो मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि आपने खाना खा लिया, तो आपने आंसर दिया कि हाँ मैंने खाना खा लिया, और फिर वो आप उसके साथ बाजार जाते हैं, मतलब एकदम से आप वहाँ से बाजार निकल गए, उसने आपसे पूछा और आप उसके साथ बाजार निकल गए। तो फिर रास्ते में मान लेते हैं कि एक होटल आता है, और आपको उस होटल को देख के आप उस आदमी से बोलते हैं कि अरे यार चलो ना कुछ खिला दो वहाँ से हमको ना, बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है। तो वो आदमी जो आपके साथ था वो डाउट में आ जाएंगे कि अभी तो इससे पूछे थे कि तुमने खाना खाया या नहीं, और तुम्हारा आंसर था कि हाँ खाया, और फिर विदिन मिनट्स आपको भूख भी लग जाता है। इसका मतलब जो आप बोल रहे थे कि मैंने खाना खा लिया है, पेट भर खाना खा लिया है, आप झूठ बोल रहे थे। मतलब आपका जो स्टेटमेंट था थोड़ी देर पहले, वो आपके अभी के स्टेटमेंट के हिसाब से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब दोनों में विरोध है। विरोध का मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, जो आप पहले बोल रहे थे 1 मिनट पहले, जो आप अभी बोल रहे हैं, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई आपसे पूछता है कि आपका जेंडर क्या है, तो आप बोलते हैं कि मेरा जेंडर मेल है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग हम मान लेते हैं कि मेरा आंसर ऐसे आता है कि मेरा जेंडर मेल है। तो वो पूछेगी चलिए बताइए कैसे आप मेल है, तो आप अपना रीजन देते जाते हैं कि मतलब आप अपने हिसाब से बताते जाते हैं कि चलिए मेरे अंदर ये है ये है ये है, आप सब कुछ बताते जाते हैं। फिर जो आदमी आपको सुन रहा है वो सुनते सुनते ये बोल रहा है कि साला ये तो जो बता रहा है हमको, ये तो सारा वही क्वालिटी बता रहा है जो एक फीमेल में होता है। अब वो आदमी सोचेगा इसका मतलब जो आप बता रहे हैं वो गलती बता रहे हैं, ठीक है। गलती बता रहे हैं इसका मतलब आपने जो स्टेटमेंट दिया था उस आदमी को कि आप एक मेल है, वो गलती है, और गलती है इसका मतलब सही क्या है कि आप एक फीमेल है। इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूव किया जाता है। आप बताते हैं कि जो हम दे रहे लॉजिक इसका इससे रिलेशन क्या है। स्टार्ट करते इसको प्रूव करना। जैसे √5 अगर इरेशनल नंबर है, तो एक तो तरीका आप लोग 8th क्लास में पढ़े थे कि अगर 5 का अगर हमको रूट करना है तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से यहाँ डेसिमल बैठाते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 4 आता है, 1 आता है, फिर इस 2 को इसमें ऐड कर रहे होते हैं, फिर डेसिमल के बाद का 0 बैठाते हैं, इसमें पेड़ लगाया जाता है। अगर डेसिमल के बाद का डिजिट बैठा तो डेसिमल आ रहा होता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते जाता था, और कोई नंबर रिपीट भी नहीं होता था। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता था और नॉन रिपीटिंग होता था। तो जब हमको नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ नॉन रिपीटिंग कोई नंबर मिलता है तो हम बोल रहे होते हैं कि वो नंबर एक इरेशनल नंबर है। तो हमको यहाँ पे सीधे सीधे आंसर नहीं देना है जैसे बुक में प्रूफ किया गया है। कि बुक में सीधा सीधा प्रूफ नहीं किया गया, वहाँ पे हमको ये बताना है कि पहले स्टार्ट कैसे करना है कि इसके सॉल्यूशन में लेट √5 इज एन रैशनल नंबर। और इसके पहले भी एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि अगर कोई हमसे बोले कि क्या 4/16 एक रैशनल नंबर है तो मेरा आंसर हो रहा होगा कि नहीं। अब बहुत लोग शॉक हो गए होंगे कि ये रैशनल क्यों नहीं है, ये तो p/q के फॉर्म में है। रैशनल तभी होता है जब p और q का HCF 1 होता है, मतलब दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए। मतलब जब तक ये कट रहा है किसी नंबर से, जैसे अभी 4 से और 4 से भी कट रहा है, तो जब तक ये नंबर कटता जाए और जब लास्ट में नहीं कटे तब जाके जो फ्रैक्शन बचता है उसी को हम रैशनल नंबर बोल रहे होते हैं। मतलब a/b अगर रैशनल नंबर बोलते हैं इसका मतलब b तो 0 नहीं होगा, जैसे आप लोग तो p/q पर है। If p/q is a rational number, it means that p and q both are integers and q should not be 0। साथ साथ अभी 10th में आपको ये भी सीखना है कि p और q दोनों का कॉमन फैक्टर मतलब HCF 1 होना चाहिए। और इसको अगर मैथमेटिकल वर्ड में बोला जाए तो a and b बोथ आर को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर ही ऐसा नंबर होता है, 2 नंबर जिसका HCF 1 होता है। तो अगर हम √5 को रैशनल नंबर मानते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि √5 अपने आप में a/b के बराबर होगा, जहाँ पे a and b बोथ आर को प्राइम नंबर। ये स्टेटमेंट से क्लियर हो जाना चाहिए। को प्राइम का मतलब हो गया कि दोनों का HCF 1 होगा।
ठीक है, अब हमको स्टेप वाइज सीखना है इसको कि स्टेप कैसे कैसे करना है। सेकंड स्टेप में करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने से रूट 5 का स्क्वायर 5 हो रहा होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो बी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल्स हो जाएगा ए स्क्वायर। अब जो अभी बताएगा आपको कि 2 इंटू 3 अगर 6 लिखा हुआ है तो 2 भी 6 को पूरा पूरा काटेगा और 3 भी 6 को पूरा पूरा काटेगा। वैसे ही 2 नंबर का मल्टीप्लाई अगर तीसरा नंबर है, इसका ये मतलब होता है कि 5, ये जो 5 है विल डिवाइड ए स्क्वायर। अगर एक नंबर को उसके फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है तो हर एक फैक्टर उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। वैसे ही ए स्क्वायर को 2 फैक्टर में ब्रेक किया गया है तो ये जो पहला फैक्टर है ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इसका मतलब 5 विल ऑल्सो डिवाइड ए। ये नहीं समझ में आया होगा कि जैसे 6 अगर 12 के स्क्वायर को डिवाइड करता है पूरा पूरा, 144 को 6 पूरा पूरा डिवाइड करेगा। देखिए 144 में अगर 6 का डिवाइड लगाते हैं तो 2 बार में लग रहा होगा, फिर 4 बार में लग रहा होगा। अगर 6 किसी नंबर के स्क्वायर को पूरा पूरा भाग देता है तो 6 उस नंबर को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। 5 किसी नंबर के स्क्वायर को 100 को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो 5 10 को भी डिवाइड करेगा पूरा पूरा। आप खुद से कोई नंबर सोच सकते हैं, उसी के बेसिस पे लिखा जाए कि 5 अगर ए स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर 2 6 को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो 2 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ होगा तब जाके हमको 6 मिला होगा। इसका मतलब 5 अगर ए को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हम 5 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किए होंगे तब जाके हमको ए मिला होगा। और जहाँ पे ये जो की होगा एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इंटीजर को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्योंकि ए और बी दोनों खुद इंटीजर है, क्योंकि चूंकि ये रैशनल नंबर है ए बाई बी और वहाँ पे ए और बी अगर इंटीजर है तो इंटीजर में अगर इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमको सामने वाला नंबर भी इंटीजर मिलना होगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन मानना है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो सेकेंड से हमको ए का वैल्यू मिला 5 के, इसको पहले में पुट कर देना है। मतलब बी स्क्वायर इंटू में 5 इक्वल्स टू में ए की जगह पे अगर हम 5 टाइम्स ऑफ के पुट कर दें तो ये बन रहा होगा बी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल्स टू में 25 5 का स्क्वायर इंटू में के का स्क्वायर के स्क्वायर। 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 5 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर, इसको इधर लिख दिए, इक्वल्स टू में डी स्क्वायर। कम्यूटेटिव लॉ है, इसको भी इधर भी लिखा जा सकता है। अब सेम सिचुएशन आ गया, जैसे 5 के स्क्वायर ए के बराबर है ना, यहाँ पे 5 इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है। सेम सिचुएशन आ गया 5 इंटू के स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब इसका 2 फैक्टर हुआ 5 एंड के स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कि 5 विल डिवाइड, एक बार के लिए आराम से समझ लेना अच्छे से, फिर एक बार क्लियर हो जाए तो हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 5 लिख दे, यहाँ पे 20 लिख दे, चाहे 7 लिख दे, चाहे 9.2 लिख दे, कोई भी क्वेश्चन आए, सब में आपको यही काम करना है। अब ऐसा नहीं कि रूट 6 आ गया तो हम वहाँ पे रूट 5 लिख दें, रूट 6 है तो रूट 6 लिख के बनाना है, हर जगह पे 6 होगा। अभी 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड कर रहा होगा, इसका यही मतलब हुआ। अब क्वेश्चन बस यहीं तक होता है, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसलिए स्टेटमेंट, फिर इसको इसमें पुट कर दिए, फिर वही स्टेटमेंट। इसका ये मतलब हुआ कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5. A and B have common factor 5 other than 1. इसका ये मतलब हुआ कि A और B का तो कॉमन फैक्टर 5 भी है, एक के अलावा A और B का कॉमन फैक्टर 5 भी है, लेकिन हम क्या मान के चले थे कि A बाई B अगर रैशनल नंबर है तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही हो सकता है। लेकिन जब हम ये मान के प्रूफ करने चले तो हमको ये मालूम चला कि A और B का एक के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है जो कि 5 है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसका कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ और हो गया, इसका मतलब ये रैशनल नहीं रहा, फिर ये रैशनल नहीं रहा, फिर ये इरेशनल हो गया। और अगर ये इरेशनल हो गया तो ये नंबर भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि अगर रूट 5 रैशनल के बराबर ये मान के चले थे और ये चूंकि खुद यही रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं मतलब इरेशनल है, और अगर ये इरेशनल है मतलब ये भी इरेशनल है। A and B have a common factor 5 other than 1 implies A by B is an irrational number, therefore root 5 is an irrational number. I hope सबको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन।
अगर नहीं क्लियर होगा तो इसको एक बार रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा। बहुत आराम से बताया गया है।